नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा के फरीदाबाद में 29 किलो विस्फोटक बरामद होने के ठीक बाद दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट होना, जांच में जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ उसका हरियाणा नंबर पाया जाना कई सवाल खड़े करता है। फरीदाबाद के फतेहपुर तागा गांव में स्थानीय और जम्मू कश्मीर की पुलिस साझा रेड में अब तक 3000 किलो विस्फोटक बरामद हो चुका है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कश्मीरी हैं। इससे पहले रविवार को एक कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद हुआ था। अब फरीदाबाद में ही पुलिस को तीसरी बार विस्फोटक मिला है। इस बार क्राइम ब्रांच की टीम को सेक्टर 56 में बनाए गए मकान से यह विस्फोटक बरामद हुआ। पुलिस ने इस मकान में किराए पर रहने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया है। ऐसे में फरीदाबाद में ही आतंकियों ने ठिकाने क्यों बनाए हैं? आतंकी कड़ियां फरीदाबाद से ही क्यों जुड़ रही हैं? क्या फरीदाबाद आतंकियों के लिए बना बड़ा एपिसेंटर? यह बड़ा सवाल है। तो सवाल यही है कि टेरा मॉड्यूल का एपिसेंटर क्या बना है फरीदाबाद, और आखिर बना है तो क्यों बना है, क्या वजह है, और अब जांच में क्या और बड़े खुलासे हो सकते हैं और बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है। खासकर फरीदाबाद से तार जुड़ते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से बम विस्फोट हुआ हमने देखा कल, उसके बाद फरीदाबाद से कहीं ना कहीं तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्यों बना हुआ एपिसेंटर फरीदाबाद, इस पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। हमारे एक सीनियर मंत्री बयान देते रहे हैं कि इस सरकार के आने के बाद देश में कोई आतंकी घटना नहीं हुई। अच्छी बात रही, पर आतंक फैलाने वालों ने ये देश की राजधानी में ही कर दिखाया। बहुत दुखद। उन आत्माओं को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। हालांकि अभी जांच हो रही है कि ये आतंकी घटना है या कुछ और। हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बौखलाहट हो। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी ये बयान आया है। अब सवाल ये कि हरियाणा का फरीदाबाद ही इस तरह की डरावनी गतिविधियों का केंद्र क्यों बन गया। ये भी कि जिस कार में धमाका हुआ वो गुरुग्राम नंबर की। हरियाणा के दूसरे बड़े जिले फरीदाबाद में डॉक्टर मुजमिल अहमद गनई को गिरफ्तार किया गया। वो फरीदाबाद की एक निजी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसने अपनी आईडी वगैरह भी अपने जमा करवा रखी थी भाई के पास। और जी अब उसने कोई गाड़ी ले रखी थी, गाड़ी जो उसने कहीं बेग भाग दी होगी गाड़ी कहीं। अब उसी गाड़ी के ऊपर ही कोई पंगा हुआ है जी। यहाँ किसी परिवार के साथ रहता था? कैसे रहता? यहाँ परिवार था उसका, उस लड़के का, जिस लड़के के नाम गाड़ी है ना, उसका परिवार था। 3-4 साल 15-5 साल पहले शायद यहाँ से छोड़ के चले गया वो। किस तरीके जानते हैं सलमान? सलमान हमारे यहाँ 2016 में आया था, 2020 में लॉकडाउन करीब खाली करके चला गया। उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था उससे। कल पुलिस आई थी यहाँ पर, किस तरीके से? क्या पुलिस आई थी? सीबीआई आई थी और रात को ले गई छोटे वाले भाई को। दरअसल इस तरह का टेरर फैलाने वालों का नेटवर्क इसलिए फरीदाबाद में हो सकता है कि फरीदाबाद राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। कुछ उल्टा सीधा करके राजधानी से फरीदाबाद पहुंचना मुश्किल नहीं है। फिर फरीदाबाद से यूपी का इलाका भी नज़दीक है। यमुना नदी के एक तरफ यूपी तो दूसरी तरफ हरियाणा है। अब तक की जांच में सामने आया है कि दिल्ली धमाके से पहले ही दिन में जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी और हरियाणा पुलिस के संयुक्त तालमेल से कल फरीदाबाद से डॉक्टर गनई, लखनऊ से उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहिदा समेत 7 गिरफ्तारियां हुई थी। यानी दिल्ली धमाके की तैयारी पहले से ही थी। सभी एजेंसियां इसको लेकर के अलर्ट हैं। और कल जो दिल्ली में ये घटनाक्रम हुआ है उसके बहुत सारे तथ्यों तक पहुंच भी गए और भी उसकी जांच चल रही है। जिन्होंने भी, क्योंकि वहां पर जो लोग उस घटनाक्रम में गए हैं
मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। गौरतलब है कि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि विदेशी हैंडलर्स ने इस बार पढ़े लिखे लोगों को आतंकी नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि व्हाइट कॉलर व्यक्ति पर कोई आसानी से शक नहीं करता। एक तरह से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अंसार का ये व्हाइट कॉलर नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो टेरर मॉड्यूल कैपिटल सेंटर क्यों बना हुआ है फरीदाबाद, ये हमने आपको कुछ हद तक रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की। इसके पीछे की वास्तविक वजह क्या है और क्यों आतंकी फरीदाबाद को ही अपना सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार एक के बाद एक घटनाएं जो हो रही हैं वो इस बात का खुलासा भी कर रही हैं। ये बेहद अहम बात है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ। फरीदाबाद पर सुई टिक जाती है। हम देखते हैं कि पहले RDX बरामद होता है भारी मात्रा में और उसके बाद दिल्ली में विस्फोट होता है, फिर एक के बाद एक जो तार जुड़ते चले जाते हैं, एक के बाद एक खुलासे होते हैं कि विस्फोटक यहाँ बरामद हुआ। अभी तीसरी बार फिर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। आखिर फरीदाबाद ही क्यों? देखिए सौरभ, आपको बताऊं, हरियाणा के दो बड़े जिले हैं। फरीदाबाद बहुत पुराना जिला है, गुड़गांव बाद में बना है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में बुनियादी अंतर ये है कि गुरुग्राम में बहुत हाई फाई लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें काम करने वाले हजारों लोग हैं, मतलब जो ऑनलाइन काम करते हैं, जिसको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं। फरीदाबाद में थोड़ा सा मिक्स पॉपुलेशन है। मैं खुद भी फरीदाबाद रहा हूं। फरीदाबाद बहुत बड़ा जिला है, नया फरीदाबाद और पुराना फरीदाबाद। फरीदाबाद में चूंकि इंडस्ट्री तो है, गुरुग्राम से पहले इंडस्ट्री डेवलप हुई थी वहां। जब देश आजाद हुआ, फरीदाबाद में जो पार्टीशन के बाद लोग आए थे उनके लिए NIT बसाया गया था, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, NIT कहते हैं फरीदाबाद में। तो NIT में जो लोग आए थे पाकिस्तान बंटवारे के बाद, उन्होंने धीरे धीरे इंडस्ट्री लगाई। मथुरा रोड पे दिल्ली से चले तो पूरी इंडस्ट्री है, लेकिन पुरानी इंडस्ट्री है। उसके बाद गुरुग्राम सबसे, चूंकि वहां MNCs हैं, बड़े बड़े, उसका IT का हब बन गया। गुरुग्राम फरीदाबाद में फर्क है। फरीदाबाद का नाम आपको बता दूं, एक फकीर हुए बाबा फरीद, पंजाबी में लिखते थे फकीर, बहुत पुरानी बात है। बाबा फरीद, तो उनका मतलब मुस्लिम बिरादरी से, तब ये जात पात धर्म नहीं हुआ करता था, सैकड़ों साल पुरानी बात है। बाबा फरीद के नाम पे फरीदाबाद बस है। और आज भी फरीदाबाद में जो जिला अस्पताल है, उस अस्पताल का नाम बादशाह खान हॉस्पिटल है, बादशाह खान। तो फरीदाबाद में शुरू से ही हिंदू मुस्लिम, मतलब जो फकीर थे या सूफी संत थे, शुरू से ही था। ये जो चीजें अब पिछले 20-30 साल से आई हैं कि धर्म अलग हो गया, भाषाएं अलग हो गई, पहनावा अलग हो गया, एक दूसरे से नफरत हो गई, ये अब शुरू है। तो फरीदाबाद चूंकि दिल्ली के बहुत नजदीक है, अगर हम बदरपुर से निकले, बदरपुर बॉर्डर, बदरपुर दिल्ली का हिस्सा है, और बदरपुर से निकलते ही 8-10 मिनट में फरीदाबाद हरियाणा शुरू होता है, बहुत करीब है दिल्ली के। और फरीदाबाद की जो आबादी है, वहां मिक्सअप होना किसी को कोई परवाह नहीं है। बड़ा शहर है, महानगर है। फरीदाबाद अब नया भी बन गया, फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद। और ग्रेटर फरीदाबाद जो है वो नोएडा से सटा हुआ है, यूपी से। तो फरीदाबाद में इस तरह की गतिविधियां करने वाले ज्यादा महफूज अपने आप को समझते हैं, वहां उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। गुरुग्राम में चूंकि देखिए, कमिश्नरी तो फरीदाबाद में, पुलिस कमिश्नरी गुरुग्राम में, लेकिन गुरुग्राम में हाईटेक सिस्टम है। गुरुग्राम में ज्यादा पढ़े लिखे, शिक्षित, ऑनलाइन काम करने वाले, मल्टीनेशनल कंपनी, वहां पुलिसिंग सिस्टम भी ज्यादा इंप्रूव्ड है फरीदाबाद के। तो फरीदाबाद दिल्ली से बिल्कुल नजदीक है। और फरीदाबाद से थोड़ी देर, मैं कहता हूं, अगर हम यमुना पार करते तो दूसरी तरफ यूपी है, तो यूपी में भी भाग सकते हैं क्राइम करके, या दिल्ली से अगर कोई काम किया बचने के लिए फरीदाबाद। यही वजह है कि फरीदाबाद को एक सुरक्षित ठिकाना समझा गया। अब आपको ताजी खबर अभी ये आई है, डॉक्टर जो पकड़े, एक जेंट्स है, जो बताया जा रहा है कि फरीदाबाद की कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसको भी फरीदाबाद से पकड़ा गया है। पहले ये आ रहा था कि लखनऊ से डॉक्टर शाहिद, और उसके बारे में नई जानकारी अभी ये मिली है कि वो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड है। डॉक्टर शाहिद, जिसको फरीदाबाद से पकड़ा गया, महिला है, जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड है। और जो एक दूसरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जेंट्स है, इन दोनों का आपस में कोई फ्रेंडशिप भी है। और उधर जो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जो धमाका हुआ है, इसमें ये सामने आ रही है डॉक्टर मोहम्मद उमर बनी, ये जो कार निकली है सीसीटीवी कैमरों में, दिन भर रात चीजें चली। ठीक है। सीसीटीवी कैमरे में जो व्यक्ति मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से गाड़ी लेकर काला
मास्क लगाए हुए है, वो बाहर निकला, उसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, ठीक। तो वो उसकी पहचान ही हुई है, संभवतः बता रहा हूं, अभी अंदाजा है। मैं लौटूंगा आपके पास। सूत्र कह रहे कि डॉक्टर मोहम्मद उमर बनी है, ये पुलवामा का रहने वाला है। जब से ये तो पता तार लगा जोड़ते कि जा रहे हैं, जिसने देवेंद्र, विस्फोट किया मैं लौटता खुद भी उड़ गया, ठीक है। जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है वो खुद भी उड़ गया, डॉक्टर मोहम्मद उमर बनी, ये पुलवामा का रहने वाला है। इसके बाद ये पता लगने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर उमर मोहम्मद का एक दोस्त है पुलवामा में, डॉक्टर सजाद, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और डॉक्टर मोहम्मद उमर बनी, जो माना जा रहा है कि कार में धमाके के साथ उसने खुद को भी उड़ा लिया है, उसके माता पिता दो भाइयों को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धीरे धीरे कड़ियां जुड़े हैं और इस पूरे मामले की गृह मंत्रालय ने एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए का काम ही आतंकी घटनाओं की, ठीक है, उनके जांच करना और आतंकी को पकड़कर जेलों में डालना। तो ये गृह मंत्रालय ने इस जांच को अब एनआईए को सौंप दिया। लौटते हैं, ठीक है देवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। महेश, अब क्या कुछ कहती है ये पूरे प्रकरण को अगर हम समझने की कोशिश करें? बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद बसा, उसके बाद अस्पताल का नाम जैसे देवेंद्र ने बताया बादशाह खान हुआ, उसके बाद इस तरह से गतिविधियां पाया जाना, क्या इतिहास से खुद को जोड़ने की कोशिश की जा रही है या पुनरावृत्ति करने की कोशिश की जा रही है, या मॉड्यूल सेंटर इजी है जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं कनेक्टिविटी के हिसाब से, तो फरीदाबाद चुना गया? आखिर फरीदाबाद ही क्यों? देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि कोई भी चोर हो, कोई भी अपराधी हो, तो वो अपने लिए अंधेरा तलाशता है जहां वो किसी की भी नज़रों से बच सकता है। फिर वो प्रोक्सिमिटी देखते हैं, यानी नज़दीकी देखते हैं कि जल्द से जल्द अंधेरा कहाँ मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली चूँकि एपिसेंटर हमेशा से बना रहता है, सबसे महत्वपूर्ण जो देश के रक्षा प्रतिष्ठान हैं, चाहे ऐतिहासिक प्रतिष्ठानों की बात की जाए, तमाम जो एपिसेंटर्स हैं इस पूरे देश के, चाहे वो पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सारे राजधानी दिल्ली में है। लेकिन राजधानी दिल्ली में छिपना, किसी भी वारदात को अंजाम देना खतरे से खाली नहीं, और किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले ही पकड़े जाने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा राजधानी दिल्ली में बनी रहती है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की नज़र सबसे ज़्यादा इन्हीं इलाकों में बनी रहती है। अब मुझे लगता है कि अंधेरा अगर दिल्ली एनसीआर के आसपास सबसे ज़्यादा कहीं नज़र आया तो हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद में नज़र आया। और मुझे लगता है कि यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू यही है कि राजधानी दिल्ली के नज़दीक चाहे तो दिल्ली में किसी भी वक्त दाखिल हो सकते हैं, चाहे तो उत्तर प्रदेश की तरफ जो है निकला जा सकता है, यानी इंटरस्टेट जो मोबिलिटी है वो काफ़ी आसान हो जाती है। और इंटरस्टेट के अलावा राजधानी दिल्ली में एंट्री यहाँ पर पॉसिबल है पूरे एनसीआर में, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो एंट्री है वो इसी पॉइंट से हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात इस वक्त नज़र आ रही है, अंधेरा वहाँ पर नज़र आ रहा है, उस तरह की इंटेलिजेंस वहाँ पर नहीं है, और मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी फरीदाबाद में, और हालांकि धर्म से किसी आतंकवाद को नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आतंकी घटना में शामिल हैं तो ये समझा जा सकता है कि अब अनपढ़, अब जो है एक तरीके के आतंकी मॉड्यूल में पनपने वाले लोग अब इन घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहे। अब हाईली एजुकेटेड और एमबीबीएस और तमाम जो दूसरी टॉप मेडिकल डिग्रियां हैं वो जो डॉक्टर कर चुके हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं, अच्छे खासी जाहिर है सैलरी भी ले रहे हैं, एक अच्छे परिवार से वो संबंध रख रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो आतंकवाद में शामिल हैं तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आतंकवाद अब अपना चेहरा बदल रहा है, अब अपना मॉड्यूल चेंज कर रहा है। और फरीदाबाद सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एंट्री यहां से आसान है, दिल्ली एनसीआर में एंट्री यहां से आसान है, और इंटेलिजेंस की जहां तक बात की जाए, पुलिस नेटवर्क की जहां तक बात की जाए, वो सबसे कमजोर पूरे इस इलाके में, दिल्ली एनसीआर के इलाके में, फरीदाबाद के इलाके में देखने को मिलता है। पुराना ये इलाका माना जाता है, तो ऐसे में यहाँ छिपना आसान हो जाता है, और लंबे समय तक किसी भी एक हाइडआउट के तौर पर अगर इस्तेमाल करना हो तो आतंकवादी फरीदाबाद को सबसे सुरक्षित इलाका इस वक्त माने हुए हैं। वीरेंद्र जी, क्या माना जाए जो ये ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे की प्रमुख वजह तलाशें तो वो क्या है? 2900 किलोग्राम जो विस्फोटक बरामद हुआ, जो चौथी अहम गिरफ्तारी हुई डॉक्टर मुजमिल की, डॉक्टर मुजमिल शकील नाम का जो कश्मीर का डॉक्टर है वो पकड़ा गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर महेश, वो भी बेहद अहम है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात की जाए 40% कश्मीरी ही वहाँ पर हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, बड़ी जिम्मेदारियों पर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया, क्या ये कहा जा सकता है कि बड़ी साजिश रचने की पूरी प्लानिंग की गई थी, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? और क्या ये भी कहा जा सकता है कि आनन फानन में
जो दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो विस्फोट हमने देखा कल हुआ, वो आनंद फानंद में किया गया, हड़बड़ाहट में किया गया कि पता था कि अब सारी तय खुल जाएंगी और कार्रवाई ठोस और सटीक होगी, जैसे पकड़े जा रहे थे इस मॉड्यूल से जुड़े हुए सभी आतंकी? देखिए, बड़ी साजिश तो थी। ये इसकी शुरुआत क्या हुई हमें ये समझना पड़ेगा। श्रीनगर में जय समर्थक पोस्टर लगते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच करती है, उसकी तह तक जाती है, वहां कुछ लोगों को पकड़ती है, उनसे सुराग मिलता है फरीदाबाद का। तो फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस के सहयोग से छापा मारा जाता है। तो उस छापा मारे के बाद वहां जो विस्फोटक बरामद होता है वो उसकी कल्पना नहीं थी भाई इतना जो है वहां विस्फोटक जमा हो सकता है। अब ये विस्फोटक एक दिन में तो जमा हुआ नहीं, बिल्कुल। ये पुलिस सूत्रों का अनुमान है कि कम से कम ये विस्फोटक एकत्र करने में 2 वर्ष लग गए होंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि उनकी गतिविधियां कितने समय से चल रही थी और इन गतिविधियों का संचालन बड़े सुयोजित ढंग से हो रहा था। पढ़े लिखे लोग, जिस तरह से डॉक्टर हैं, जो जिस तरह से मतलब जुड़े हुए हैं, जिन पर कोई संदेह नहीं कर सकता, और उन्होंने इलाका भी ऐसे ही चुना था। कुछ मौलवी भी जो धार्मिक लोग हैं वो भी शामिल थे। तो एक बड़ा सुनियोजित अभियान चल रहा था और दिल्ली के नजदीक है फरीदाबाद। और ये देखिए, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र सजग नहीं था। सजग इसलिए नहीं था क्योंकि जब वहां पर यूनिवर्सिटी थी, कुछ लोगों की गतिविधियों की निगरानी की जानी चाहिए थी। तो इस तरह से जो निजी विश्वविद्यालय है उसमें एक समुदाय विशेष के छात्रों की अधिकता है और इसलिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो वहां पढ़ाने वाले हैं उनकी गतिविधियों का एक तरह से जो खुफिया निगाह होनी चाहिए थी वो अगर होती तो बहुत पहले पता चल जाता जी। और ये भी है कि जब इसके तार जो है अब कहां से जुड़े हुए हैं और ये लोग कैसे गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। अब दिल्ली नजदीक है, दिल्ली को निशाना बनाना है, तो इसलिए फरीदाबाद में रहकर दिल्ली को निशाना आसानी से बनाया जा सकता है। और ये बात निश्चित है कि जिस तरह फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़ा गया उसके बाद ही ये दिल्ली का धमाका हुआ, ये उसकी घटना से ही जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। अभी ये तो सब बातें जांच के बाद ही सामने आएंगी, लेकिन चिंता का विषय ये है कि जो अब मॉड्यूल बदलता जा रहा है, जिसकी भी हम चर्चा भी कर रहे थे, बिल्कुल, ये पढ़े लिखे लोग भी जो हैं जिनकी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, वो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो जो पहले तो अनपढ़ लोग शामिल होते थे, जो आतंकी वारदातें होती थी उनको अज्ञानता का था, भाई अनपढ़ लोग हैं जल्दी बेकाबू में आ जाते हैं। बिल्कुल, अब तो सब शिक्षित लोग ही हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के उच्च वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। अगर वो ऐसी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, इस पर मनन किया जाना चाहिए। भाई इस तरह का वातावरण क्यों बन रहा है, ऐसे लोग क्यों आतंकवाद के झांसे में आ रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं से क्यों जुड़ रहे हैं, और इनके पीछे जो लोग हैं वो षड्यंत्रकारी तो लोग हैं ही हैं, लेकिन उनके उद्देश्यों को बेनकाब करने के लिए जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए, जो हमारे समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए, उसका एक अभाव झलक रहा है। और ये घटनाएं देखिए, इस तरह की आतंकवाद तो चलता रहता है जी, लेकिन इसकी जड़ें कहां तक फैल रही हैं। अगर 2 वर्ष तक विस्फोटक जमा होता रहा और कोई भनक नहीं लगी, और उन्होंने फरीदाबाद की अवैध कॉलोनी को एक चुना जी जहां विस्फोटक जमा किया, और ये लोग जो भी जुड़े हुए हैं उसके अलावा उनके तार जो है विदेशी लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं, पड़ोसी देशों से भी संपर्क है। तो एक टेलीग्राम के मध्य जो एक मोबाइल पकड़ा गया, मोबाइल में टेलीग्राम का लिंक मिला जी, उस लिंक से ही सारा इनका भेद खुला, भाई संपर्क में कौन कौन लोग हैं, इसलिए पुलिस ने छापेमारी की। अगर ये घटना ना होती तो पता नहीं क्या भयावह स्थिति होती, बिल्कुल इनका विस्फोटक का इस्तेमाल करते जी। तो ये एक जम्मू कश्मीर पुलिस की काफी इसमें जो सतर्कता भी है, काफी मुस्तैदी है, हरियाणा पुलिस का भी इसमें सहयोग मिला। तो इसलिए अगर ये घटना ना विस्फोटक ना पकड़ा जाता तो आप कल्पना कीजिए इसका कहाँ उपयोग होता, कितने बड़े हादसे होते और क्या स्थिति बनती। तो इसलिए जो है अपनी गुप्तचर एजेंसियों को भी सक्रिय करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए आतंकवाद की घटनाएं तो चलती रहती हैं, ये घटनाओं पर हम अंकुश लगा सकते हैं, पुलिस हर एक को सुरक्षा भी नहीं दे सकती, लेकिन समाज में जागरूकता भी चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों की पैनी निगाह भी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं जो है भविष्य में ना हो, उन पर निगाह रखी जाए। और हरियाणा में देखिए अब क्यों, इसके कुछ लोग जो है मेवात से भी जुड़े हुए हैं, मेवात की घटनाएं आप सबको मालूम है, तो मेवात से भी तार जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो है पुलिस की जो मेवात का एरिया हो, जो दूसरे लोग रहते हैं जहां संदिग्ध गतिविधियों की आशंका हो, वहां पर अधिक पैनी निगाह रखे जाने की आवश्यकता है। वीरेंद्र जी, ऐसे में सवाल यह है कि सुरक्षा की कहीं ना कहीं और जो डीप
स्क्रूटनी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं अभाव इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिलता है, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं। 2 साल से लगातार ये बड़ा विस्फोटक का जखीरा जमा करते रहे और आराम से जमा करते रहे, कुछ पता भी नहीं चला। देखिए, पड़ोसियों को भी शक नहीं हुआ जी भाई ये जखीरा कैसे एकत्र हो गया, पड़ोसियों तक को भी शक नहीं हुआ, क्योंकि देखिए डॉक्टर का प्रोफेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रोफेशन ऐसा है जिस पर कोई संदेह नहीं करता, बड़ा सम्मानजनक प्रोफेशन माना जाता है। बिल्कुल। और इस तरह इनकी गतिविधियां भी संचालित रही होंगी भाई, एक दिन में तो हुआ नहीं, और इनकी गतिविधियां भी ऐसा निष्क्रियता रही होगी, इनकी हर गतिविधि रही होगी, लोगों से मिलना जुलना रहा होगा, तो इस तरह की गतिविधियों पर भनक किसको लगेगी भाई, पड़ोसियों को भी नहीं लगी। और देखिए अब जो जिस विश्वविद्यालय में, जहां यूनिवर्सिटी में ये लोग पढ़ाते हैं और जहां इनका आना जाना है, जहां लोगों से भी संपर्क है, और भी देखिए अभी तो और भी संपर्क सूत्र मिलेंगे, वो चीजें तो अभी जांच जारी है, है। तो इस जांच का क्या निष्कर्ष निकलेगा ये आगे चलकर पता चलेगा। देवेंद्र महेश, समय थोड़ा कम है, मुझे आपसे कंक्लूड कराना होगा, दोनों से संक्षेप में कंक्लूड करें। देवेंद्र, अब जांच में आगे क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्या और कड़ियां खुलेंगी? देवेंद्र पहले। देखिए सौरभ, जांच एनआईए को दी गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये स्पेशल एजेंसी है जो आतंकी घटनाओं की जांच करती है, आतंकियों को उनके खिलाफ मुकदमे करके पकड़ के जेलों में डालती है। 2 बातें मैं कहूंगा, पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, लगता है ये मेरी अपनी सोच है, एशिया क्रिकेट कप हारने के बाद या ऑपरेशन सिंदूर था, शायद बौखलाहट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से इस ब्लास्ट का कनेक्शन मिल रहा है। दूसरी बात ये कहता हूं, डॉक्टर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, ये पेशे ऐसे हैं, मतलब आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 80,000 से 1 लाख के बीच होती है, जो मैं जानता हूं। उसके बाद डॉक्टर कोई भी 1-2 लाख 1.5 लाख रुपए महीना आराम से कमाता है, रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। तो अगर इस तरह के लोग आ रहे हैं, तो जो विदेशी हैंडलर्स हैं, अब उनको पता लगे कि भारत सरकार ने बहुत सख्ती कर दी है, आतंकियों को गोली मारी जा रही है, जम्मू कश्मीर में काफी स्थिति सुधरी है, लेकिन अब पढ़े लिखे लोगों को उनका एक नेटवर्क तैयार करने की कोशिश है। बना रहे हैं, ठीक है। 7 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें एक महिला भी है, जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड है डॉक्टर शाहिद। तो ये 7 लोग कल गिरफ्तार हुए, सारे अच्छे प्रोफेशन से। मेरे को लगता है शायद नेटवर्क चेंज किया गया है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोगों को इन्वॉल्व करके और अपने मंसूबों को कामयाब करना, उसी का नतीजा ये घटना लग रही है। बिल्कुल। महेश, क्या कुछ लगता है, कंक्लूड करेंगे संक्षेप में, आगे जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, पुलवामा हमले का पूरा सच जब तक देश के सामने, दुनिया के सामने नहीं आया, हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली में हुए इस विस्फोट का सच दुनिया के सामने आएगा। ये मानकर चलिए कि दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ वो फरीदाबाद में जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई और जो गिरफ्तारियां की गई, उसी के रिएक्शन के तौर पर सीधे सीधे से फिलहाल समझा जा सकता है। खतरा इस बात का है कि अगर 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद किया जा चुका है, बावजूद इसके दिल्ली में, राजधानी दिल्ली को दहलाने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, तो क्या ऐसी और कोई खेप भी विस्फोटक सामग्री की है जो देश के अलग अलग हिस्सों में या दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में छिपाई गई हो? क्या उसे बरामद जल्द से जल्द किया जा सकता है, या इस तरह की घटनाओं को सिलसिलेवार दोबारा से अंजाम दिए जाने की आशंका तब तक बनी रहेगी, तब तक इस पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाता? क्योंकि विस्फोटक अगर इन इलाकों से बाहर भी कहीं छिपाकर रखा गया, बड़ी खेप के तौर पर अगर उसे इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो फिर देश को दहलाने के लिए ये विस्फोटक काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो एनआईए के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है, इस नेटवर्क की एक एक कड़ी को खंगालने की है, एक एक कड़ी को गिरफ्तार करने की है, और वो विस्फोटक बरामद करने की है, जो अलग अलग हिस्सों तक, मुझे लगता है कि देश के अलग अलग हिस्सों, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जा चुका है, जिसे छिपाया जा चुका है। एक हिस्से को बरामद कर लिया गया, बाकी बरामदगी अभी बाकी है। बिल्कुल, और बड़े खुलासे होंगे, और जाहिर सी बात है समय रहते अगर खुलासे कर लिए जाएं, नेस्तनाबूद जैसे आप कह रहे हैं, वो जो नेक्सस है उसे कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है और बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। फिलहाल एनआईए लगातार जांच कर रही है, आगे जांच में उम्मीद यही करेंगे कि ठोस कार्रवाई निकलकर सामने आए, जैसे कि अब तक होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।